वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 11 कॉर्ड्स एंड आर्क्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट मार्क करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग कार्ड सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। द रेडियल सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल इज़। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि एक हमारे पास एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है और वो एक सेंट्रल एंगल बनाता है 60 डिग्री का, और वो कहता है कि रेडियल सेगमेंट उस सर्कल का जो होगा उसकी लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले इस एमसीक्यूज़ के ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले इसको हम कंसेप्ट वाइज देखते हैं और इनसे जो रिलेटेड टर्म्स हमारे पास हैं, जैसे कि कॉर्ड क्या चीज़ होती है, सेंट्रल एंगल क्या है, रेडियल सेगमेंट क्या है, इसके साथ साथ जो है वो हम कवर करते जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने 2 सर्कल ड्रा किए हैं ताकि उन टर्म्स को पहले हम क्लियर कर लें जो इस स्टेटमेंट के अंदर आई हैं, ताकि आपको जो एमसीक्यूज़ है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अब ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ हमारे पास है, तो सेंटर से लेकर और इसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस हमारे पास होता है इसको हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे और रेडियस को अगर हम 2 टाइम्स अगर हम कर लें दोनों तरफ, तो ये हमारे पास यहाँ तक जो है ये बन जाएगा हमारे पास उसका डायामीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास होगा ये किसी भी सर्कल का जो है वो डायामीटर कहलाता है। उसके बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉर्ड क्या चीज़ है। तो कॉर्ड जो है वो एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो बाउंड्री को दोनों तरफ से टच करता है सर्कल की, जिस तरीके से यहाँ पर मैंने ड्रा किया है, तो इसको हम जो है वो कॉर्ड कहेंगे। तो कॉर्ड और डायामीटर में क्या फ़र्क है? डायमीटर जो है वो एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो कि सर्कल की बाउंड्री को दोनों तरफ टच भी करता है और उसके लिए ज़रूरी है कि वो सर्कल के सेंटर से पास हो, जबकि जो कॉर्ड हमारे पास होता है ये एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल की सेंटर से पास नहीं होता। अब इससे एक तो चीज़ ये क्लियर होगी आपको कि कॉर्ड क्या चीज़ होती है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास ये है, एक रेडियल सेगमेंट का वर्ड उसके अंदर यूज़ हुआ है। रेडियस या रेडियल, ये दोनों ही टर्म्स जो है वो रेडियस से रिलेटेड हैं। यानी अगर हम किसी भी रेडियस की जो है वो वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हों या उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ हमारे पास हो, उसकी कोई मैग्नीट्यूड हो, उसकी वैल्यू हो, तो उसके लिए एक एडजेक्टिव के तौर पर हम रेडियल का वर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली आप इसको सादा अल्फाज में ये समझ सकते हैं, रेडियल से मुराद जो है वो रेडियस ही है। जबकि हमारे पास तीसरी चीज़ इस स्टेटमेंट के अंदर थी, वो हमारे पास ये था कि सेंट्रल एंगल क्या चीज़ है। सेंट्रल एंगल बेसिकली वो एंगल है जो कि हमारे पास सर्कल के सेंटर में बनता है। अब ये टर्म्स आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब इसके बाद जो है वो हम एमसीक्यूज़ के स्टेटमेंट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब हम इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस रिलेटेड टर्म्स जो हमारे पास थी उनको हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। यहाँ पर स्टेटमेंट के मुताबिक सबसे पहले तो हम जो है वो एक 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। उसके लिए 2 नॉन कोलिनियर रेज़ हम यहाँ पर ड्रा करेंगे। ये हमने 2 नॉन कोलिनियर रेज़ ड्रा की। यहाँ लाइन सेगमेंट ड्रा करने के बाद डी की मदद से यहाँ पर हम जो है वो 60 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। ये हमने एक 60 डिग्री का एंगल बना लिया। 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद 60 डिग्री का एंगल बनाने के बाद जैसे कि हमें स्टेटमेंट के अंदर कहा गया है कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो हमारे पास एक कॉर्ड की लेंथ है, तो उसके मुताबिक हम यहाँ पर ले लेंगे 4 सेंटीमीटर। लेंथ की हमने जो है वो प्रकार को खोल लिया है। अब इसके साथ जो है वो एक हम सर्कल ड्रा करेंगे। उसके बाद हम जो आर्क के जो पॉइंट्स हमारे पास हैं उनको आपस में ज्वाइन कर देंगे, जिससे हमारे पास जो है वो एक कॉर्ड आ जाएगा। ये 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। अब ज्वाइन करने के बाद ये इस सेंट्रल एंगल के क्रॉसपोंडिंग हमारे पास कॉर्ड मौजूद है, जबकि ये 2 इसके जो हैं वो हमारे पास रेडियल सेगमेंट होंगे। अब स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास 60 डिग्री एंगल है और उसके सामने जो है वो हमारे पास क्रॉसपोंडिंग कॉर्ड है जिसकी लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर हमने ली है, और इसको हम चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारे पास एग्जैक्टली जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ये 4 सेंटीमीटर है। अब अगर हम देखना चाहें, जैसे कि स्टेटमेंट के मुताबिक उसने पूछा है कि उसकी रेडियल सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी, तो उसको अगर हम चेक करेंगे तो वो हमारे पास एग्जैक्टली जो है वो 4 सेंटीमीटर होगी। तो दोनों तरफ अगर हम देखें तो वो 4 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो इस तरह से जो आप इसका राइट ऑप्शन क्लिक करेंगे
मार्क करेंगे वो ऑप्शन डी होगा, यानी इसकी जो लेंथ हमारे पास आएगी वो भी 4 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद सेकेंड एमसीक्यूज हमारे पास है, द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड एंड द रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर कंग्रेंट, देन सेंट्रल एंगल मेड बाय द कॉर्ड विल बी। अब यहाँ पर वो ये कहता है कि एक कॉर्ड हमारे पास है और जो रेडियल सेगमेंट है वो दोनों जो है वो मिकदार में बराबर हैं। अक्सर बच्चे जो है वो इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट का क्या मतलब होता है और इक्वल का क्या मतलब होता है। तो आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, कॉन्ग्रेंट जो है जब भी किसी शेप्स को अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसके लिए कॉन्ग्रेंट का वर्ड यूज़ होगा, जबकि अगर किसी नंबर्स का अगर हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे तब जो है वो हम इक्वल का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ से जो है वो क्लियर हो जानी चाहिए। अब वो यहाँ पर वो कहता है द सेंट्रल एंगल मेड बाय द कॉर्ड विल बी। अब जैसा कि हमने इससे प्रीवियस जो एमसीक्यूज़ हमने पहले एमसीक्यूज़ किया उसके अंदर भी हमने यही देखा था कि हमारे पास 60 डिग्री एंगल था, तो हमारे पास जो कॉर्ड और जो रेडियल सेगमेंट था उसकी लेंथ जो है वो इक्वल थी। और ये सिर्फ वाहिद केस ऐसा है कि जिसके अंदर हमारे पास अगर 60 डिग्री एंगल अगर हो तो कॉर्ड और जो हमारे पर रेडियल सेगमेंट है इनकी जो लेंथ है वो इक्वल होती है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इससे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है हमारे पास, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था कि कॉर्ड की हमारे पास जो लेंथ 4 सेंटीमीटर थी तो रेडियल सेगमेंट की लेंथ जो है वो भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर थी। और ये कब हुआ था? जब हमारे पास जो है वो कितना एंगल था? 60 डिग्री एंगल था। अब जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड और रेडियल सेगमेंट जो है वो कॉन्ग्रेंट है, यानी इक्वल है मिकदार के अंदर, तो सेंट्रल एंगल कितना बनेगा? तो जैसे कि हमने पहले स्टेटमेंट में देखा था 60 डिग्री एंगल था और जो कॉर्ड और रेडियल सेगमेंट था उन दोनों की लेंथ जो है वो हमारे पास बराबर थी। तो यहाँ पर जो हम एंगल मार्क करेंगे वो 60 डिग्री होगा, सी के ऊपर आप मार्क करेंगे। उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज़ हमारे पास है, आउट ऑफ 2 कंग्रेंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि दो हमारे पास एक जैसी आर्क्स हैं जिनका साइज़ जो है वो हमारे पास एक जैसा है। इफ़ वन आर्क मेक अ सेंट्रल एंगल ऑफ 30 डिग्री देन द अदर आर्क विल सबस्टेंड। सबस्टेंड का मतलब होता है बनाना, द सेंट्रल एंगल, तो वो कितना एंगल बनाएगी? तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ। अब क्वेश्चन के स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पर मैंने दो जो है वो आर्क्स ड्रा की हैं जिनके सेंट्रल एंगल यहाँ पर हमें जो एक आर्क है उसका 30 डिग्री दिया गया है। अब ये वो हमारे पास जो है वो आर्क है जो कि सेंट्रल एंगल बना रही है सर्कल के सेंटर पर 30 डिग्री। तो जैसे कि स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि दो कंग्रेंट आर्क हमारे पास हैं, यानी मान लेते हैं कि ये दोनों आर्क जो है वो हमारे पास एक जैसी हैं। तो क्योंकि इन दोनों का जो है वो साइज़ एक जैसा है तो जो उनके सेंट्रल एंगल होंगे उनका साइज़ भी क्या होगा? वो भी कॉन्ग्रेंट होगा, क्योंकि कॉन्ग्रेंट आर्क का जो सेंट्रल एंगल है वो भी क्या होगा? कॉन्ग्रेंट होगा। तो इस लिहाज से जो राइट आंसर हमारे पास बनेगा वो ऑप्शन बी होगा, जिसको आप मार्क करेंगे। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यू को देखते हैं, एन आर्क सबस्टेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 40 डिग्री। यहाँ पर वो ये कहता है कि एक आर्क है जो कि सेंट्रल एंगल बना रही है 40 डिग्री का। देन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड विल सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, इसको हम फर्स्ट एमसीक्यूज़ के साथ ही रिलेट करेंगे। जैसे कि हमने देखा था वहाँ पर कॉर्ड और जो हमारे पास रेडियल सेगमेंट था उनकी जो लेंथ हमारे पास थी वो इक्वल थी। तो उसी तरह से अगर हम इसको रिलेट करते हुए देखें तो हमारे पास वो ये कहता है कि एक आर्क है जिसका सेंट्रल एंगल हमारे पास 40 डिग्री है, जबकि उसका जो क्रॉसपॉन्डिंग कॉर्ड हमारे पास है उसके साथ ही जो कॉर्ड मुत्तसिल उसके साथ जो जुड़ा हुआ जो कॉर्ड होता है जो उसके साथ होता है वो कितना सेंट्रल एंगल बनाएगा। तो इसको मैं डायग्राम के ज़रिए से आपको वजाहत करता हूँ इसकी किस तरह से। अब बुक की स्टेटमेंट के मुताबिक मैंने यहाँ पर एक आर्क जो है वो ड्रा की है जिसका सेंट्रल एंगल जो कि सर्कल के सेंटर पर हमारे पास बन रहा है 40 डिग्री। तो अगर हम इस आर्क का क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास कॉर्ड अगर हम ड्रा करें तो वो इस तरह से ड्रा होगा, जो कि क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब होता है उससे मुत्तसिल उसके साथ उसके सामने। तो हमारे पास जो इसका ये कॉर्ड बनेगा तो इसका जो सेंट्रल एंगल है वो भी कितना होगा? हमारे पास 40 डिग्री होगा। तो जितना हमारे पास आर्क का सेंट्रल एंगल होगा उतना ही हमारे पास कॉर्ड का भी सेंट्रल एंगल भी उतना ही होगा। तो इस लिहाज से जो राइट आंसर आप मार्क करेंगे ऑप्शन बी को आप मार्क करेंगे 40 डिग्री। उसके बाद फिफ्थ एमसीक्यूज़ हमारे पास है, अ पेयर ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंडिंग 2 कंग्रेंट सेंट्रल एंगल्स इज़। यहाँ पर वो कहता है कि हमारे पास दो कॉर्ड्स का पेयर है और वो दो कंग्रेंट सेंट्रल एंगल बना रहे हैं। इसको ज़रा डायग्राम के ज़रिए से हम देखते हैं। अब जैसा कि हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद है उसके मुताबिक मैंने यहाँ पर एक डायग्राम का जो है वो ड्रा किया है। इसमें वो कहता है अ पेयर ऑफ कॉर्ड्स। यहाँ पर अगर आप देखें ये रेड लाइन जो हमारे पास है ये कॉर्ड का एक पेयर हमारे पास है, एक कॉर्ड हमारे पास ये है, एक कॉर्ड हमारे पास ये है। ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल के सबटेंडिंग बना रहे हैं 2 कॉन्ग्रेंट
सेंट्रल एंगल, एक जैसे और सर्कल के सेंटर में एंगल इज़, तो वो क्या होंगे? तो जैसे कि हमें पता है कि अगर उनका सेंट्रल एंगल इक्वल है तो जो हमारे पास उनसे रिलेटेड उनके सामने जो हमारे पास आर्क होंगी वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी और उनके जो कॉर्ड हैं वो भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो वो साइज़ में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इस लिहाज से जो राइट आंसर आप मार्क करेंगे, ऑप्शन ए को आप मार्क करेंगे, इसका राइट आंसर हमारे पास होगा कॉन्ग्रुएंट। तो वो साइज़ में हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसके बाद 6 MCQs हमारे पास है। इफ़ एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री देन द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ द आर्क विल मेक द सेंट्रल एंगल ऑफ। ये MCQs जो है वो हमारे पास फर्स्ट MCQs के साथ ही रिलेट करता है। इसको भी ज़रा हम उसी तरीके से देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि एक आर्क है जो कि 60 डिग्री एंगल जो है वो सेंट्रल एंगल बना रही है, यानी सर्कल के सेंटर में बना रही है। तो क्रॉसपॉन्डिंग कॉर्ड जो हमारे पास है उस आर्क का, वो कितना सेंट्रल एंगल बनाएगा? तो दोबारा से हम फर्स्ट MCQs के ही डायग्राम को देखते हैं। अब जैसे कि मैंने फर्स्ट MCQs में आपको बताया था कि एक सेंट्रल एंगल हमारे पास 60 डिग्री का बन रहा है और उससे रिलेटेड जो हमारे पास क्रॉसपॉन्डिंग आर्क हमारे पास है वो क्रॉसपॉन्डिंग आर्क हमारे पास ये वाली है। उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास जो कॉर्ड होगा वो ये वाली जो लाइन सेगमेंट हमारे पास है ये होगा। तो इसका भी क्योंकि आर्क का सेंट्रल एंगल हमारे पास 60 डिग्री है तो जो हमारे पास कॉर्ड है उसका सेंट्रल एंगल भी क्या होगा? 60 डिग्री ही होगा। तो इसके राइट आंसर के लिए आप मार्क करेंगे ऑप्शन सी को, 60 डिग्री। उसके बाद 7th MCQs हमारे पास है। द सेमी सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल बोथ सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ। यहाँ पर वो कहता है एक सेमी सर्कमफेरेंस और जो डायमीटर किसी भी सर्कल का होता है दोनों ही कितना एंगल बनाते हैं? दोनों के लिहाज से अगर हम देखें तो वो कितना एंगल बनाते हैं? तो इनको ज़रा आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। इसमें दो टर्म्स हमारे पास आ गए, एक सेमी सर्कमफेरेंस और दूसरा हमारे पास डायमीटर। अब यहाँ पर मैंने एक सर्कल को ड्रा किया है। अगर हम इसको सेंटर से लाइन ड्रा करें और एक ऐसा लाइन सेगमेंट जैसे कि मैंने फर्स्ट MCQs में बताया था जो सर्कल की दोनों बाउंड्रीज़ को जो है वो टच करता हो उसको, और वो उस लाइन सेगमेंट को जो कि सर्कल के सेंटर से पास करता है उसको हम डायमीटर कहते हैं। अब अगर हम देखें तो इस तरह से हमारे पास एक सर्कल के दो हिस्से बन चुके हैं। इसको अगर हम शेड कर दें इस तरह से तो जो ऊपर वाला हिस्सा हमारे पास बनेगा उसको हम एक सेमी सर्कल कह सकते हैं और ये जस्ट लाइक जो है वो हमारे पास एक डी की शेप की तरह का होता है। अगर आप देखें इसको तो जिस तरीके से एक डी के अंदर हमारे पास जो एंगल बनता है, पूरा एक डी के अंदर जितना एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक सेमी सर्कल जो हमारे पास हो गया, यानी हाफ सर्कल को भी हम सेमी सर्कल कह सकते हैं, उसके सर्कमफेरेंस कहते हैं उसकी बाउंड्री को, ठीक है। तो उसका जितना एंगल होगा वो कितना बनेगा हमारे पास? वो 180 डिग्री बनेगा, वो 180 डिग्री बनेगा। जैसे कि हम यहाँ पर डी पर भी देख सकते हैं, 0 से स्टार्ट होकर ये बनता है 180 तक, यहाँ से ले लें या इस तरफ से ले लें। और इसी तरीके से अगर हम डायमीटर के लिहाज से देखें, ये हमारे पास डायमीटर है, तो डायमीटर का भी एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल हमारे पास होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इस लिहाज से जो राइट ऑप्शन इसका बनेगा वो ऑप्शन बी होगा, जिसको आप मार्क करेंगे। उसके बाद 8th MCQs हमारे पास है। द कॉर्ड लेंथ ऑफ अ सर्कल, एक कॉर्ड की लेंथ जो है वो एक सर्कल की सबटेंडिंग जो कि बना रही है सेंट्रल एंगल, एक सेंट्रल एंगल बना रही है 180 डिग्री इज़ ऑलवेज, वो क्या होगी? अच्छा देखें, अभी हमने जो है वो एक डायग्राम इससे पहले इस MCQs के लिए, इससे पिछले MCQs के लिए डिस्कस की है। उसमें हमने एक कॉर्ड को ही डिस्कस किया था। बेसिकली कॉर्ड तो नहीं था वो, यानी एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से पास हो, तो ऐसे कॉर्ड को हम डायमीटर कहते हैं। इसको मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। अब स्टेटमेंट के मुताबिक जैसे वहाँ पर बताया गया है, एक कॉर्ड है जिसका सेंट्रल एंगल हमारे पास जो है वो 180 डिग्री है। तो एक सर्कल का जो डायमीटर है वो भी एक तरह का कॉर्ड ही होता है जो कि सर्कल के सेंटर से पास करता है। ये चीज़ गौरतलब है कि वो ऐसा कॉर्ड जो कि सर्कल के सेंटर से पास करे वो हमारे पास क्या कहलाता है? डायमीटर है, डायमीटर कहलाता है। और उसका जो सेंट्रल एंगल हमारे पास बनता है वो 180 डिग्री बनता है। तो जैसे कि स्टेटमेंट में कहा गया है कि ऐसा कॉर्ड जिसका जो है वो सेंट्रल एंगल 180 डिग्री हो, तो रेडियल सेगमेंट के साथ उसको रिलेट करके बताया गया है। रेडियल सेगमेंट जो है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट MCQs के अंदर कहा था कि रेडियल सेगमेंट से मुराद या रेडियल है या रेडियस है, इसका मतलब एक ही होता है कि उसके रेडियस की बात की जा रही है। तो सेंटर से लेकर उसके आउटर मोस्ट बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस के इक्वल होता है। तो रेडियस और डायमीटर को अगर हम रिलेट करें
तो हमारे पास रेडियस और डायमीटर का जो आपस में रिलेशन होता है वो ये होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय आर अगर हम करते हैं 2 टाइम्स रेडियल सेगमेंट अगर हम करेंगे तो वो हमारे पास इक्वल होता है डायमीटर के। तो अब हम ये कह सकते हैं, तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा कॉर्ड जिसकी लेंथ जो है वो कितनी होगी कि अगर वो सेंट्रल एंगल हमारे पास 180 डिग्री बनाए, अगर एक ऐसा कॉर्ड जिसका सेंट्रल एंगल 180 डिग्री हो तो वो हमेशा रेडियल सेगमेंट यानी रेडियस का क्या होता है 2 टाइम्स होता है, डबल होता है। तो इस लिहाज से आप ऑप्शन सी को मार्क करेंगे। उसके बाद 9 MCQs हमारे पास है। इफ़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड एंड द रेडियल सेगमेंट आर। अब ये देखें, ये भी हमारे पास जो MCQs है ये फर्स्ट MCQs के साथ रिलेट करता है। यहाँ पर ये कहा गया है कि एक कॉर्ड है किसी सर्कल का जो कि 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो फिर लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी कॉर्ड की लेंथ नंबर 1 और दूसरा हमारे पास रेडियल सेगमेंट जो है उसकी लेंथ दोनों की क्या होगी वो हमने देखना है। इसको फर्स्ट MCQs की डायग्राम के साथ रिलेट करते हैं। अब यहाँ पर यही जो हमने फर्स्ट MCQs के लिए डायग्राम यूज़ की थी, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये वो कॉर्ड था जिसकी लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर थी और रेडियल सेगमेंट जो है वो हमारे पास वो भी 4 सेंटीमीटर ही था और सेंट्रल एंगल जो है था वो हमारे पास 60 डिग्री था। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉर्ड जो है वो 60 डिग्री एंगल बनाएगा तो हमारे पास रेडियल सेगमेंट और जो हमारे पास कॉर्ड है इन दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। क्यों इक्वल होती है? क्योंकि यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है और उनका एंगल और उनकी साइड जो है वो इक्वल होती हैं। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी ऑल साइड जो है वो इक्वल होती हैं और उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी 60-60 एंगल आएगा तो इंटरनल एंगल का जो सम बनेगा वो हमारे पास 180 बनेगा। यहाँ भी 60, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सेंट्रल एंगल 60 डिग्री हो तो हमारे पास जो रेडियल सेगमेंट है उनकी लेंथ और हमारे पास जो कॉर्ड है उसकी लेंथ जो है वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं ऑप्शन जो ए हमारे पास है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। कॉन्ग्रेंट हम लिखेंगे और कॉन्ग्रेंट और इक्वल जो है ये इंटरचेंजेबल टर्म्स है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही क्लियर कर दिया था। मेरे मुंह से जो है वो बार बार इक्वल का ही वर्ड निकल रहा है कि कॉन्ग्रेंट जो है वो शेप्स के लिए इस्तेमाल होता है, जब दो जो शेप्स हैं उनका साइज़ एक जैसा हो। जबकि अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमारे पास अगर हों तो उनके लिए अगर वो चीज़ें सेम है तो वो हमारे पास उसके लिए इक्वल का वर्ड इस्तेमाल होता है। तो आप जो है वो ए ऑप्शन को मार्क करेंगे। उसके बाद जो इस चैप्टर का लास्ट MCQs हमारे पास है, द आर्क्स अपोजिट टू इनकॉन्ग्रेंट सेंट्रल एंगल्स, यानी सेंट्रल एंगल हैं जो कि इनकॉन्ग्रेंट है। इनकॉन्ग्रेंट मीन्स कि वो साइज़ में या मतलब एक जैसे नहीं है, सेम नहीं है। ऑफ अ सर्कल आर्क ऑलवेज, यहाँ पर वो कहता है 2 आर्क हमारे पास हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, आमने सामने हम कह सकते हैं, और उनका जो सेंट्रल एंगल है वो सेम नहीं है। तो जो सर्कल की आर्क है वो हमेशा क्या होंगी, एक जैसी होंगी, मुख्तलिफ होंगी, ठीक है, उसको हमने देखना है। कॉन्ग्रेंट होंगी, इनकॉन्ग्रेंट होंगी, पैरेलल होंगी या परपेंडिकुलर होंगी। तो इसके लिए डायग्राम ड्रा करते हैं और इसको ज़रा डायग्राम के ज़रिए से समझते हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने जो है वो यहाँ पर एक डायग्राम को ड्रा किया है। जैसे कि हमें कहा गया था कि 2 अपोजिट हमारे पास आर्क्स हैं, ये आर्क 1 हमारे पास है, ये आर्क हमारे पास 2 हो गई। तो अगर हम देखें तो इनके इनकॉन्ग्रेंट सेंट्रल एंगल हैं, अपोजिट आर्क्स तो हैं। इनकॉन्ग्रेंट का मतलब ये हुआ कि उनके जो सेंट्रल एंगल हैं वो दोनों के क्या हैं, मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 है। और उसके बाद वो ये कहता है कि जो आर्क की लेंथ है वो क्या होंगी, तो वो हमेशा, क्योंकि देखें अगर एंगल के लिहाज से ही जो है वो आर्क की लेंथ का साइज़ जो होता है वो बड़ा या छोटा होता है, तो क्योंकि यहाँ पर छोटा हमारे पास एंगल है, कम एंगल है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि इनकॉन्ग्रेंट एंगल्स सेंट्रल एंगल की जो आर्क्स होंगी, जो उनसे बनने वाली आर्क होंगी, वो भी क्या होंगी, इनकॉन्ग्रेंट होंगी, यानी बराबर या सेम साइज़ की नहीं होंगी। तो इस लिहाज से आप जो राइट आंसर मार्क करेंगे वो ऑप्शन बी को मार्क करेंगे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा काइंडली मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।